आप इमेजिन कीजिए, आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं और एक साइड आपकी सुजुकी बलेनो है और एक साइड आपके पास टोयोटा ग्लेंजा खड़ी है। दोनों के फीचर सेम, डायमेंशन सेम, इंजन स्पेक सेम। फर्क किस चीज़ का है? फर्क है टी और एस का। टी टोयोटा, एस सुजुकी। सो अब ये हो क्यों रहा है? रीबैजिंग क्यों हो रही है? मतलब क्या ये इंडियन कस्टमर के साथ खेला जा रहा है या फिर इसके पीछे कोई एक बहुत सॉलिड बिजनेस स्ट्रैटेजी है? दिखने में भी स्ट्रैटेजी लग रही है। इसी को डिकोड करते हैं और आपको बताते हैं कि असली मुद्दा क्या चल रहा है और टोयोटा को क्या फायदा हो रहा है और सुजुकी को क्या लॉस हो रहा है इन सब चीजों से। तो बात है साल 2017 की। तब ग्लोबल लेवल के ऊपर मारुति और टोयोटा ने अपना हाथ मिलाया। रीजन था, टोयोटा के पास थी हाइब्रिड और ईवी टेक्नोलॉजी एंड मारुति के पास था इंडियन मार्केट का डीएनए। उसका मतलब है लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। ऑल्दो इनोवा गुड नंबर्स कर रहा था उनकी, इनोवा को सेल करके, फॉर्च्यूनर को सेल करके, बट वो अपने सेगमेंट में बेस्ट सेलिंग थी। बट एज अ मार्केट कैप, इंडियन मार्केट कैप ऑटोमोबाइल के अंदर उनका शेयर बहुत कम था। वहीं पर मारुति के पास हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास मास प्रोडक्शन था। तो टोयोटा को चाहिए था मास प्रोडक्शन इंडिया के अंदर। इसका रिजल्ट निकला कोलैबोरेशन का कि टोयोटा ने मारुति के मोस्टली प्रोडक्ट, प्रूवन प्रोडक्ट्स को रीबैच करना स्टार्ट किया एंड हम आज देख पा रहे हैं टोयोटा ग्लेंजा, अर्बन क्रूजर हाईराइडर, देन रूमियन, ये प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इससे हुआ क्या? टोयोटा जो आज तक नंबर अचीव नहीं कर पाई थी इन टर्म्स ऑफ सेल्स, वो नंबर उन्होंने एक साल के अंदर सिर्फ रीबैच करने से ही अचीव कर लिए। सो मारुति का भी प्रोडक्ट बिक रहा है एंड टोयोटा का भी प्रोडक्ट बिक रहा है। तो बात ये होती है कि टोयोटा ही क्यों? इसके 3 मेजर रीजन है। सबसे पहला रीजन है जो टी ब्रांड। बेसिकली क्या है, टोयोटा जो ट्रस्ट प्रोवाइड करती है वो मारुति नहीं दे सकती है। सेकेंडली स्टैंडर्ड वारंटी, जो टोयोटा स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर करती है जैसे 5 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर की, वहीं पर मारुति आपको ऑफर करती है 3 ईयर्स एंड 40,000 किलोमीटर फॉर सेम प्रोडक्ट्स। देन थर्ड है एक्सपीरियंस, क्योंकि जो सर्विस एक्सपीरियंस टोयोटा जो देती है शोरूम का एंड सर्विस सेंटर का, वो अनमैच्ड है। इनफैक्ट आप कोई और ब्रांड ले आइए जो मिड रेंज के अंदर आती हैं, उसके अंदर टोयोटा बिल्कुल ही मतलब अनमैच्ड है। उसके जैसा सर्विस एक्सपीरियंस कोई नहीं दे सकता है। करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हुआ क्या है कि मारुति का जो सेल्स नंबर है वो गिर चुका है। वहीं पर टोयोटा का देखें तो रीबैच करके जो उन्होंने सेल्स वॉल्यूम अचीव किए हैं वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गए हैं पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। एंड वहीं पर टोयोटा ने भी अपनी इनोवा हाई क्रॉस मारुति को दी है, बट वहीं पर ये आ जाता है कि मारुति के अंदर 30 या 35 या 40 लाख रुपए की गाड़ी कोई खरीदना नहीं चाहता है। वहां पर फिर टोयोटा का ट्रस्ट और उसका नाम चलता है। सो ये एक मुद्दा रहा है कि टोयोटा एक साइड अपनी सेल्स डबल कर पाए नंबर्स में, वहीं पर मारुति का कुछ अपना शेयर परसेंटेज नीचे गिरा है। अभी तक हम बात कर रहे थे आईसी इंजन्स के बारे में, बट अब बात करते हैं ईवी के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम अलग हो गया है। यहाँ पर टोयोटा के पास टेक्नोलॉजी होते हुए भी मारुति और टोयोटा ने मिलकर एक ग्लोबल प्रोडक्ट बनाया है जिसको टोयोटा अपने बैच पे सेल करेगी, मारुति अपने बैच पर सेल करेंगी एंड ये ग्लोबल प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट भी होगा दोनों ही ब्रांड के अंडर। सो अब देखते हैं कि इसमें पूरी R&D टोयोटा और सुजुकी की दोनों लगी हुई। इन्होंने जो है फीचर्स वगैरह जो बोला जाता है कि मारुति की गाड़ियों में फीचर्स वगैरह नहीं होते हैं या टोयोटा की गाड़ियों में फीचर्स कम होते हैं, इन्होंने पूरा फीचर पैक उस गाड़ी को कंप्लीट किया है एंड मार्केट के अंदर उतारा है। एंड दिस कार विल बी राइवलिंग अगेंस्ट क्रेटा ईवी, कर्व ईवी और मोस्ट लाइकली महिंद्रा BE6 ऑल्सो, वो भी इसके अंदर राइवल के अंदर आ जाएंगी। अब देखते हैं कि जैसा मारुति का ब्रांड और टैग नेम आइस इंजन के अंदर चल रहा था, क्या वही इंजन या वही लेगेसी वो ईवी के अंदर भी कवर कर पाएंगे। तो फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर आते हैं, क्या रीबैजिंग सही है? सो इसके 2 पहलू हैं, एक कस्टमर एंड का और एक कंपनीज एंड का। तो पहले कंपनीज एंड की बात करते हैं। सो कंपनी के एंड पर क्या है, उनको तो प्रॉफिट है, हर एंगल से प्रॉफिट है। रीजन बीइंग कि जो R&D कॉस्ट 2 कंपनी इन्वेस्ट करने वाली थी, जो कि बहुत हेफ्टी अमाउंट होता है,
वो एक कंपनी इन्वेस्ट करती है एंड मजे दोनों या तीनों कंपनी के जो भी कंपनीज उनको रीबैच करती है उनके लिए बेनिफिशियल होता है। सो आइडियली जो R&D कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वहीं पर अब कस्टमर एंड के ऊपर आते हैं तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर के पास अब ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। सिंस फॉर एग्जांपल टोयोटा ने रीबैच कर दिया ग्लेंजा वगैरह को, तो टोयोटा अपने ग्लोबल प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं लेके आ रहा है जस्ट बिकॉज कि उसने रीबैचिंग से ही प्रॉफिट कर लिया है एंड वो प्रॉफिट कर रहा है। सो उसको अपना ग्लोबल प्रोडक्ट इंडिया में लाने की जरूरत नहीं है, विच विल इंक्लूड लॉट्स ऑफ कॉस्ट, मतलब हैवी कॉस्ट उसके अंदर इन्फ्यूज होती है, दैट्स व्हाई। बट लेट्स सी अब टोयोटा कहाँ तक रीबैचिंग करेगा। अभी जो प्लान्स दिख रहे हैं टोयोटा के, वो अपनी नई फॉर्च्यूनर को लेके आ रहा है। लेट्स सी वो प्रोडक्ट कैसा होता है। कुछ RAV4 की बात हो रही है कि वो भी टोयोटा का प्रोडक्ट इंडिया के अंदर आएगा, बट लेट्स सी कि क्या रहता है। एट द एंड यही बोलेंगे कि रीबैजिंग कंपनीज के लिए बहुत अच्छी है, बट कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत खराब चीज, एक बोरिंग चीज है एंड ऑप्शंस को लिमिट कर देती है। सो आपका क्या ओपिनियन है इस रीबैजिंग रीब्रांडिंग के ऊपर? डू लेट अस नो इन आवर कमेंट बॉक्स। हमें फॉलो कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि ये ऑटोमोबाइल रिलेटेड न्यूज आपको इमीडिएटली तुरंत पता चल जाए। थैंक यू। हर हर महादेव।